आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। याद रखिए, इसमें सबसे पहला प्रोसेस जो होता है तो वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मीन्स सेम और थर्मल मीन्स हीट। तो इसमें हीट या टेम्परेचर जो है या चेंज इन एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है। उसमें डेल्टा ई जो है वो जीरो के बराबर है, यानी चेंज इन टेम्परेचर जो है, चेंज इन टेम्परेचर वो जीरो के बराबर है और ये इंडिकेटर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो ये याद रखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस नॉट पॉसिबल इन रियल में ये वाकया नहीं होता है। रियल में अगर आप हीट दोगे तो जरूर बजरूर उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है, लेकिन ये नॉट पॉसिबल इन रियल। अब देखिए, थर्ड नंबर पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि द स्लोएस्ट टेम्परेचर राइजिंग प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर चेंज जो है बिल्कुल वाकया नहीं होता है। अगर वाकया होता भी है तो बिल्कुल स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इसमें वाकया नहीं होता है। चेंज इन टेम्परेचर, ये याद रखिए, स्लोवेस्ट टेम्परेचर राइजिंग प्रोसेस। दूसरा, ये हमारे पास इमेजिनरी या आइडियल प्रोसेस होता है जिसमें के डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर परसेंटेज एफिशिएंसी, इस प्रोसेस में परसेंटेज एफिशिएंसी 100% होता है। ये 100% क्यों होता है? क्योंकि हम सिस्टम को हीट देते हैं और ये सिस्टम वर्क डन करता है सराउंडिंग पे। तो आपके पास देखिए, आपके पास जो इनपुट है वो क्यू है और इससे ये वर्क करता है, वर्क डन, वर्क होता है। और ये याद रखिए, आपके पास यहां पर परसेंटेज एफिशिएंसी, जितना हीट दिया हुआ है उतना ही वो वर्क करता है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। लेकिन देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में ये याद रख के हमने पढ़ा था कि अगर हम हीट देंगे तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा और अगर वो चेंज लाएगा तो फिर वर्क होगा बाद में। लेकिन ये याद रखिए, ये हमारे पास रियल में पॉसिबल नहीं है कि जितना इनपुट हो उतना आउटपुट हो। तो आइडियली ये पॉसिबल है कि ये 100% एफिशिएंट है। अब देखिए, याद रखिए, इसका मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो इनफाइनाइट है। मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों? अगर आप हीट दोगे तो वो सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता है। और जब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं आता है तो देखिए, डेल्टा टी जो है वो जीरो के बराबर होता है। और अगर क्यू को आप जीरो पे डिवाइड करोगे तो यहां देखिए, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन्फिनिटी के क्या है वो बराबर होता है। अब इसका जो आपके पास जो आइडियल प्रोसेस है ये क्या होता है? देखिए, इस सिस्टम को आपने हीट दिया है। जब हीट दिया है जिससे कि मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो है इसका प्रेशर बढ़ जाता है और जब प्रेशर बढ़ता है तो यहां पर ये एक्सपेंशन होगा, ये ऊपर को जाएगा और जब एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन से कूलिंग प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर दोबारा ड्रॉप होता है और चेंज इन डेल्टा टी जो है
वो 0 के बराबर होता है। इट मींस जितना हीट आपने क्यू दिया हुआ है उतना वो वर्क आउटपुट में कन्वर्ट हो गया है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आइडियली परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो आपके पास 100% है। अब देखिए नंबर 2 जो है वो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मींस सेम और कोरिक मींस वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम सेम होता है। चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 के बराबर होता है। और ये याद रखें ये क्विक प्रोसेस है ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को राइज करने के लिए ये वाला प्रोसेस ये क्विक प्रोसेस है, ये क्विक प्रोसेस है। और यहां पर याद रखिए परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो 0 के बराबर होता है। क्यों? देखिए ये आपके पास सिस्टम है, इस सिस्टम को आप हीट देते हो। क्यों? ये इनपुट आप देते हो लेकिन ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये आउटपुट नहीं देता है, वर्क सराउंडिंग पे नहीं होता है। तो देखें यहां पर आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी क्यों आप देता है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आउटपुट नहीं होता है। तो जब आउटपुट नहीं होता है तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये याद रखिए हाँ इंटरनल एनर्जी तो चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, लेकिन याद रखिए आउटपुट सराउंडिंग पे काम नहीं होता है। तो यहां पर परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो 0 के बराबर होता है। और ये याद रखिए इसका मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, इसका मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहां पर वॉल्यूम जो है ये वर्क जो है वो नहीं होता है और पी डेल्टा वी जो है वो 0 के बराबर है। तो जब हम हीट देते हैं सिस्टम को तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। तो ये क्विक प्रोसेस होता है। तो ये क्या करता है, अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है तो फौरन डेल्टा टी में भी चेंज आता है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम जो है ये वैल्यू लो होती है, यानी कम हीट से 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर और वो जल्दी वाक़या होता है। तो ये लो होता है स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर ये ज्यादा होता है स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो ये हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस है। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है कि जिसमें के प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। और ये याद रखिए आइसोबैरिक प्रोसेस आप हीट दोगे एट अ कांस्टेंट प्रेशर और वो जाके बराबर होता है चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। और इसको हमने प्रूव भी करना है कि QP इक्वल टू एंथैल्पी के बराबर है। यहां पर आप देखिए यहां पर परसेंटेज एफिशिएंसी वो लेस देन 100% होता है। इसकी वजह क्या है मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास हम हीट देते हैं, इस हीट से इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता है और आउटपुट भी होता है। तो कुछ हीट एनर्जी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में भी यूज होता है और साथ साथ सराउंडिंग पे इतना वर्क भी होता है।
यानी जो हम हीट देते हैं वो कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कुछ आउटपुट देता है। ये देखिए आउटपुट, तो कुछ अगर कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाए और कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाए और कुछ आउटपुट दे दे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी 100% नहीं है। लेकिन आइसो थर्मल प्रोसेस में जो रियल में नहीं होता है, उसमें जितना आप हीट दोगे तो वो वर्क डन में कन्वर्ट होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं लाता है। इसीलिए इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी लेस देन 100% होता है। और देखिए इसकी स्पेसिफिक हीट, इसका स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट वो ज्यादा होता है। क्यों? देखिए यहां पर आप हीट देते हो 1 मोल गैस को 1 डिग्री टेम्परेचर में राइज करने के लिए, तो जब आप हीट दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, एक्सपेंशन होती है, टेम्परेचर वापस गिरता है, प्रेशर वापस गिरता है। तो देखिए इसमें टेम्परेचर में चेंज आता है लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। क्यों लेगा? इसलिए कि टोटल हीट है वो तो कुछ इंटरनल एनर्जी में यूज हो रहा है और कुछ जो है आउटपुट वर्क कर रहा है। इसीलिए स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। किससे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम से ये ज्यादा होता है। और इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे किस तरह से कि आपके पास ये इसके बराबर है। देखिए मैं यहां पर आपको ये एक्सप्लेन और वाज़ेह करना चाहता हूं, गौर से आप देखिए। यहां आपके पास है मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो ये याद रखिए ये हीट है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये n है और ये डेल्टा n है। The amount of heat at a constant pressure required to rise the temperature of 1 mole of substance to 1 degree change इसमें लाए, उसको मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। और ये आप देखिए ये आपके पास बराबर होता है डेल ई, डेल्टा ई के बराबर है, प्लस पी डेल्टा वी के बराबर है। तो यहां आप देखिए यहां पर आप लगा दे n डेल्टा t और यहां पर भी आप लगा दे n डेल्टा t। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं तो ये आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये फैक्टर आप देखें, ये फैक्टर ये आपको जर्नल गैस इक्वेशन में हमने समझाया था कि PV इक्वल टू nRT। और यहां अगर आपके पास चेंज इन वॉल्यूम है तो चेंज इन n होगा, नंबर ऑफ n। सो देखिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अगर n में चेंज आता है तो वॉल्यूम में भी चेंज आता है RT। अब होगा क्या कि हमारे पास ये P डेल्टा V है और यहां आपके पास है डेल n और यहां T है, तो ये किसके बराबर हो गया? ये R के बराबर है। तो ये देखिए प्लस R के बराबर है। तो क्या हो गया कि CV के साथ प्लस R को जमा कर दो। अब अगर इसको जमा करोगे वो जाके CP के बराबर होता है, तो इट मींस आपके पास CP ज्यादा है CV से। तो आपके पास ये है कि ये CP है, यहां इसको CV और ये R के बराबर हो जाता है। मतलब ये है कि R को अगर CV के साथ प्लस करोगे उसके बाद ये CP के बराबर होता है। तो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर फॉर मोलर स्पेसिफिक फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट प्रेशर ये ज्यादा होता है देन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम से, ये ज्यादा होता है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। याद रखिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम
ये याद रखिए, ये बराबर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2r के, जो अभी हम डिराइव नहीं कर सकता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम कम होता है, लेकिन डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर आपने 5 लगाना है, और पॉली एटॉमिक के लिए तो और ही ज्यादा होता है। तो CV मानो के लिए 3 डिवाइडेड बाय 2r है, और CV अब यहां पर आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 2r है, और CV आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2r है। तो ये देखिए आपके पास जो पॉली है, जो आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम वो ज्यादा होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप Kp की वैल्यू स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर आप मालूम करना चाहते हो, तो F डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, और यहां पर R की वैल्यू है, ये R वैल्यू है, गौर से देखिए, ये बराबर होता है R के। तो ये जो है याद रखिए इसके साथ 1 है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर वो फिर भी ज्यादा होता है किससे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम से, क्योंकि यहां पर आप लगाओगे क्या, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मानो के लिए 3 होता है, डाई के लिए 5 होता है, और पॉली के लिए ये 6 होता है। तो हमारे पास याद रखिए हर सूरत में मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम वो कम होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर से। लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर आपको कोई कह दे कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम वो किसके लिए ज्यादा होता है, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, या डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो याद रखिए CV और CP दोनों ये आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए CV और PV जो है वो ज्यादा होता है। अब देखिए हमारे पास जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि आपके पास हीट यानी इनपुट जो है वो हम देते हैं तो वो 0 है, हीट नहीं देते हैं। होता क्या है कि इसकी जो दीवार है, ये बाउंड्री लाइन जो है वो कंप्लीटली इंसुलेटर है, इससे ना हीट बाहर निकलता है ना बाहर से अंदर आता है। तो अब होगा क्या, इसकी परसेंटेज इफिशिएंसी जो है, परसेंटेज इफिशिएंसी वो इनफाइनाइट के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये इनपुट है और ये वर्क आउटपुट है, तो इनपुट 0 है, तो अगर ये 0 है तो वर्क जो है इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो ये आपके पास है। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, देखिए जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो वो आपके पास क्या होता है, 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 0 है तो सारा फैक्टर 0 हो गया। अब देखिए होगा क्या कि हम इसको हीट तो नहीं देते हैं, हाँ वर्क करते हैं। तो वर्क क्या हो गया, जब वर्क करते हैं तो वर्क W है, और इसके अंदर जो गैस है तो ये गैस की इंटरनल एनर्जी है। तो W वर्क ये भी एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी भी है। सो क्या हो गया, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। अब
क्या, इसको इस साइड पे लेके आओ तो क्या होगा, E2 माइनस E1, तो वर्क हो गया और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी लाएगा। तो वर्क जब होता है सिस्टम के ऊपर तो ये लाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज लाता है। लेकिन ये याद रख के इसकी दीवार जो है या पिस्टन ये इंसुलेटर है, कंप्लीटली इंसुलेटर है, इससे हीट ना बाहर जाता है और ना याद रख के सराउंडिंग से सिस्टम में और ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाता है, बल्कि वर्क अगर होता है तो वर्क W है और इसकी इंटरनल एनर्जी पहले से जो एनर्जी है वो E1 है। अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो इसकी एनर्जी 2 होती है, बढ़ जाती है इंटरनल एनर्जी। तो अब होगा क्या, वर्क की वजह से, तो अब इस इंटरनल एनर्जी को इस साइड पे लेके आओ तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर होता है। सो हीट के बगैर भी अगर ये पिस्टन काम करता है तो अगर पिस्टन के ऊपर काम होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज लाता है, और अगर पिस्टन सराउंडिंग पे काम करता है तब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।